हेलो दोस्तों, आप करंट अफेयर्स एनालिसिस के तीसरे एपिसोड में हैं और इस एपिसोड का मुख्य बिंदु है आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट भाग 2 2022। इस रिपोर्ट की हम बात करें तो यह सामान्यतः 40 पृष्ठों में यह रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का शीर्षक है, जैसा कि आप जानते हैं, जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव, अनुकूलन और सुवैधता। तो दोस्तों, यह जो रिपोर्ट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे हम प्री देने जा रहे हों या फिर मेंस देने जा रहे हों, यहाँ तक कि हम अगर इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, तो सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कब कहाँ से पूछा जाए कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, इस दृष्टि से हम देखेंगे इस 40 पृष्ठों के इस रिपोर्ट को कि इसकी विशेषता क्या है, यह विश्व के जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्या प्रकाश डालता है, उसके चुनौतियों, खतरों के बारे में दुनिया को यह कैसे आगाह करती है, साथ ही साथ यह निपटने के लिए कौन से समाधान सुझाती है, इन सारे बिंदुओं की चर्चा करेंगे और इसके साथ ही यह भी देखेंगे कि इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है। तो इससे पहले सबसे हम आते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आईपीसीसी क्या है जो यह रिपोर्ट जारी करती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप आईपीसीसी के फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। तो दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसे जलवायु परिवर्तन के विषय पर आकलन करने के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन के सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान कराती है, जिससे वे उसके अनुसार अपनी नीतियां विकसित कर सकें और साथ ही वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियों को विकसित कर उसके अनुकूल अपनी नीतियों का निर्धारण कर सकें। वर्ष 1990 में इसकी पहली व्यापक रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन वर्ष 1992 के बाद इसे 1995, 2001, 2007 और 2015 में प्रकाशित किया जा चुका है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1990 में पहली रिपोर्ट बनाई गई थी, तैयार की गई थी, लेकिन उसका प्रकाशन 1992 में किया गया था और इस तरह से 92 पहली रिपोर्ट थी, 95 दूसरी, 2001 तीसरी, 2007 चौथी तथा 2015 इसकी 5वीं रिपोर्ट थी। और यह जो रिपोर्ट है यह 6वीं रिपोर्ट है और भाग 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इसके मुख्य लेखक हैं जो 2022 का जो भाग 2 है, इसके मुख्य लेखक हैं एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ता पीटर अलेक्जेंडर। इस रिपोर्ट को 67 देशों के 270 से अधिक वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और 195 देशों ने इसे स्वीकृति प्रदान की है। 195 देशों की स्वीकृति का अर्थ यह हुआ कि आईपीसीसी के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 195 है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह रिपोर्ट द हीट इज ऑन पर आधारित है, अर्थात गर्मी जारी है या ग्रीष्म जारी है, इस पर आधारित है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जोखिमों और कमजोरियों एवं अनुकूल विकल्पों के बारे में चर्चा की गई है। आगे हम देखते हैं कि इसका पहला भाग, यह दूसरा भाग है, तो पहला भाग का प्रकाशित किया गया था, तो हम देख रहे हैं इसका पहला भाग 2021 में प्रकाशित किया गया था, जो जलवायु परिवर्तन के भौतिक विज्ञान से संबंधित था। यानी जलवायु परिवर्तन के जो भौतिक सिद्धांत हैं उन पर यह आधारित था तथा उसके सैद्धांतिक मुख्य बातों की उस पर चर्चा की गई थी। इसमें यह बताया गया था कि वर्ष 2040 से पहले वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। यानी 2040 तक जो विश्व का तापमान है, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2040 तक 1.5 डिग्री तक वैश्विक तापमान बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन दुनिया के सभी हिस्सों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे विश्व का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वे द्वीप हो या देश हो या मुख्य भूभाग हो, महाद्वीप हो, कुछ भी अछूता नहीं है। सबके सब इससे प्रभावित हो रहे हैं, चाहे स्थल खंड हो चाहे जलखंड हो। इसके साथ ही साथ लेकिन विश्व के सभी क्षेत्रों पर इसका असर एक समान नहीं रहता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, विश्व के अगर सभी देशों की बात करें या सभी क्षेत्रों की बात करें तो सभी क्षेत्रों पर जो इसका प्रभाव होता है एक जैसा नहीं होता है। कारण यह है कि जब आप देखेंगे तो कोई देश सूखे की स्थिति से जूझ रहा है, तो कोई क्षेत्र देखेंगे तो बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है, तो कोई महामारियों से जूझ रहा है और इस तरह हम देखेंगे कि इसके अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव हैं।
इस रिपोर्ट में पहली बार क्षेत्रीय आकलन किया गया है और यही कारण है दोस्तों कि इस रिपोर्ट में पहली बार, इससे पहले क्षेत्रीय आकलन नहीं किया गया था, इस रिपोर्ट में पहली बार क्षेत्रीय आकलन किया गया है। मेगा शहरों की बात करें तो उस पर विशेष फोकस किया गया है, विशेष ध्यान दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आबादी के 45% से अधिक लगभग 3.5 बिलियन लोग जलवायु परिवर्तन अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों अब हम आते हैं दुनिया के उन देशों पर और उसके बारे में हम देखेंगे इन देशों के बारे में कि क्या प्रभाव पड़े हैं और इसका वैश्विक प्रभाव क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रभाव, मुख्य बिंदुओं को हम देखने के बारे में अब उस रिपोर्ट के हम उन प्रभावों का वर्णन करेंगे जो विश्व पर पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों ध्रुवीय बर्फ एवं ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे। आप देखेंगे कि इस जलवायु परिवर्तन के कारण जो ध्रुवों पर जमे हुए बर्फ हैं, चाहे वो आर्कटिक क्षेत्र में हो या अंटार्कटिक क्षेत्र में हो, इस क्षेत्र में जो बर्फ जमे हुए हैं वह तेजी से पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर की बात करें तो जो पर्वतों पर या जो बड़े बड़े पर्वतों पर जो ग्लेशियर स्थित हैं वे भी तेजी से पिघलेंगे। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ध्रुवीय एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक और अपरिवर्तनकारी प्रभाव होंगे। इसके फलस्वरूप दोस्तों जो तटीय देश हैं, जितने तटीय क्षेत्र हैं, इन पर समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण जब बर्फ पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और इस जल स्तर बढ़ने के कारण जो तटीय क्षेत्र हैं वो व्यापक रूप से प्रभावित होंगे और उनके गंभीर परिणाम भी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। समुद्र के जल स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, बड़े पैमाने पर तटीय क्षेत्र एवं शहर जलमग्न हो जाएंगे। दोस्तों अगर इन शहरों और जलमग्न होने वाले क्षेत्रों की बात करें तो दोस्तों हम इस अपने पड़ोसी देश देखते हैं मालदीव भी जलमग्न हो जाएगा। कारण यह है कि मालदीव की अधिकतम जो ऊंचाई है समुद्री स्तर से, समुद्री जल स्तर से, वह 1.5 मीटर से कहीं भी अधिक नहीं है और ऐसे में अगर 1.5 मीटर भी अगर समुद्री जल स्तर बढ़ जाता है तो पूरा मालदीव जलमग्न हो जाएगा। और वैसे अगर हम बात करें तो भारत के जो तटीय शहर हैं जिसमें आप देख रहे हैं मुख्य रूप से अब हमारा मुंबई है, कोच्चि है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, ये जो तटीय बड़े बड़े जो शहर हैं हमारे देश के, ये भी डूब जाएंगे और डूबने की कगार पर हैं। हम इससे आगे बात करें तो दोस्तों इसका गंभीर परिणाम हम देखेंगे तो किरिबाती भुगत रहा है। जितने क्षेत्र हैं जिसमें माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया तथा पॉलिनेशिया के जो छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं दक्षिण प्रशांत महासागर में जो स्थित हैं, ये गंभीर रूप से जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री जल स्तर से ये गंभीर रूप से प्रभावित हैं। साथ ही हम बात करें इंडोनेशिया की तो दोस्तों इंडोनेशिया के संदर्भ में हम बात करें तो यह विश्व में सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। इसके द्वीपों की बात करें तो 17,508 लगभग द्वीप हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे भी द्वीप हैं जिनकी गणना इसमें सम्मिलित नहीं की गई है। इसके साथ साथ बात करें तो दोस्तों इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह जकार्ता है और जकार्ता जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों से प्रभावित है। यही कारण है कि 2019 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने राजधानी परिवर्तित करने की घोषणा की थी और यह राजधानी का जो परिवर्तन है वह आप यहाँ बोर्नियो द्वीप देख रहे हैं दोस्तों, इस बोर्नियो द्वीप पर की जाएगी। बोर्नियो द्वीप पर की जाएगी और इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करें बोर्नियो द्वीप के संबंध में। यहाँ बोर्नियो द्वीप देख रहे हैं तो बोर्नियो द्वीप पर 3 देश स्थित हैं। यह अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो हम बात करें तो इंडोनेशिया का एक राज्य है बोर्नियो द्वीप पर, पूर्वी कालीमंतन। इंडोनेशिया के लोग उसे कालीमंतन द्वीप भी कहते हैं। तो पूर्वी कालीमंतन जो है इंडोनेशिया जो है वो बोर्नियो द्वीप पर 73% हिस्से पर विस्तृत है। इंडोनेशिया 73% बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। साथ ही साथ कहे बोर्नियो द्वीप के 73% हिस्से पर इंडोनेशिया की उपस्थिति है, 26% हिस्से पर मलेशिया की स्थिति है तथा 1% हिस्से पर दोस्तों ब्रुनेई की स्थिति है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो ब्रुनेई यह द्वीप है यहाँ पर 3 देशों की स्थिति है, बोर्नियो, मलेशिया और इंडोनेशिया, और इनका प्रतिशत है 73, 26 और 1। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह बोर्नियो द्वीप है।
साथ ही साथ विश्व में अगर हम इसकी बात करें तो विश्व में यह तीसरा सबसे बड़ा देश है, बड़ा द्वीप है। पहला द्वीप है ग्रीनलैंड, दूसरा बड़ा द्वीप है यहां पर बगल में ही आप देख रहे हैं, यह दूसरा बड़ा द्वीप है। साथ ही साथ यह बोर्नियो देख रहे हैं, बोर्नियो तीसरा बड़ा द्वीप है। यह न्यू गिनिया दूसरा बड़ा द्वीप है, बोर्नियो तीसरा बड़ा द्वीप है। आप यहां पर देख रहे हैं तो मेडागास्कर विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। अगर विश्व के 4 बड़े द्वीपों की अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड आप देख रहे हैं, न्यू गिनिया द्वीप यहां देख रहे हैं जिस पर पापुआ न्यू गिनिया एक देश है तथा इंडोनेशिया है, 2 देश उस पर स्थित है। तीसरा बड़े द्वीप की बात करें तो बोर्नियो है, और चौथे बड़े द्वीप की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं मेडागास्कर है। और इस तरह से ये 4 बड़े द्वीप हैं। दोस्तों 2019 में जब राष्ट्रपति जोको विडोडो ने राजधानी परिवर्तन करने की बात कही थी तो नई जो राजधानी का नाम है वह नुसंतारा है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है, तो वह नुसंतारा है जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, उसके पूर्वी कालीमंतन स्टेट में यानी राज्य में। इसके साथ साथ देखें डूबने वाले अगर शहरों की बात करें तो हम यूरोप में आते हैं तो देखते हैं इटली का बहुत फेमस शहर है वेनिस। वेनिस भी डूब जाएगा अगर जल स्तर बढ़ता है। आगे देखें तो इसके बहुत सारे जो तटीय देश हैं वे भी डूबने की कगार पर हैं, जिसमें हम देखते हैं नीदरलैंड है, बेल्जियम है। आगे हम बात करें इस रिपोर्ट के संबंध में तो समुद्री तापन की वजह से प्रवालों का जीवन नष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है जिसे आप जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, वह भी नष्ट प्राय हो जाएगा। भारतीय प्रवाल भित्तियों की बात करें दोस्तों तो हमारा ध्यान दीजिएगा जो लक्षद्वीप है, भारत के दक्षिण में लक्षद्वीप है हमारा लक्षद्वीप, साथ ही साथ उसके दक्षिण में हम देखेंगे तो मालदीव है। ये भी जो प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं ये भी नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों कई प्रकार की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। अगर वैश्विक तापन अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो विश्व की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की प्रजातियां हो, चाहे जीव जंतुओं की प्रजातियां हो, वो विलुप्त हो जाएंगी, इस सृष्टि से मिट जाएंगी। बाढ़, सूखा एवं चक्रवाती तूफानों की बारंबारता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस वैश्विक स्तर पर हम देखें तो बाढ़, सूखा और चक्रवाती तूफानों की बारंबारता बार बार ये आएंगे। जो आज का जो समय है जैसे आ रहे हैं इनमें लगातार वृद्धि होगी, बार बार बाढ़ आएंगे, सूखा आएंगे। ऐसी भी स्थिति होगी जहां सूखा पड़ रहा है वहां अत्यधिक वर्षा की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। जहां बाढ़ की स्थिति है या बहुत वर्षा होती है वहां सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन की वजह से अब मौसमों में अप्रत्याशित परिवर्तन होगा और इससे दुनिया को भुगतना पड़ेगा। साथ ही फसल चक्र प्रभावित होने से खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न होगी। अगर मौसम परिवर्तन होगा तो इससे फसल चक्र प्रभावित होगा और फसल चक्र प्रभावित होने के कारण खाद्य संकट की दुनिया में समस्या छा जाएगी। वेट बल्ब टेम्परेचर के कारण मृत्यु के आंकड़े में वृद्धि होगी। दोस्तों वेट बल्ब टेम्परेचर को हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। वेट बल्ब टेम्परेचर वह होता है कि मौसम में गर्मी और आर्द्रता की अधिकता होती है। यहाँ गर्मी भी अधिक होती है और वायु में आर्द्रता भी अधिक होती है। आर्द्रता अधिक होने के कारण वाष्पीकरण का जो दर होता है वह नीचे गिर जाता है। सामान्यतः इसे हम उमस कह सकते हैं, सामान्य भाषा में हम उमस कह सकते हैं। आप देखते हैं जब वर्षा अधिक होती है तो वायु में वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण गर्मी कम होते हुए भी हमें पूरे शरीर में चुनचुनी पैदा हो जाती है। हम बेचैन हो जाते हैं अंदर से और रहना मुश्किल हो जाता है। पंखे चल रहे होते हैं, पसीना नहीं होता है, लेकिन पूरा शरीर पसीने से चिपचिपा हो जाता है। तो दोस्तों यह स्थिति वेट बल्ब इफेक्ट के नाम से जानी जाती है और ऐसी स्थिति में मौतों में वृद्धि होती है और फसलों की उत्पादकता गिर जाती है। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करें तो इस स्थिति में अगर तापमान 30 डिग्री तक ही मानव सह सकता है। अगर 31 डिग्री तक अगर होता तो वह असहनीय हो जाता है। अगर वह तापमान वेट बल्ब इफेक्ट की स्थिति में अगर तापमान अगर 35 डिग्री तक पहुंच जाए तो एक हट्ठा कट्ठा सामान्य स्वस्थ व्यक्ति भी 6 घंटे से अधिक उस तापमान को नहीं झेल सकता है, उसकी मौत निश्चित है। और इस तरह से अगर वैश्विक तापमान अगर बढ़ता रहा तो दोस्तों वेट बल्ब टेम्परेचर इफेक्ट हो सकता है।
और इस इफेक्ट में मौतों के आंकड़े बढ़ जाएंगे, बीमारियों के आंकड़े बढ़ जाएंगे, इस दुनिया में नई नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं जब बरसात होता है उस समय कितने कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं हमारे आसपास, तो उस स्थिति का आकलन हम कर सकते हैं। भारत की अगर दोस्तों हम बात करें तो वेट बल्ब टेम्परेचर या इफेक्ट की हम बात करें तो लखनऊ और पटना जैसे शहरों का तापमान 35 डिग्री तक हो जाएगा, जो मौत के आंकड़ों को बढ़ा देगा। मध्य भारत और तटीय इलाकों को हम देखें तो यहाँ जो वेट बल्ब तापमान होगा वह 32 से 34 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जो मानव जीवन के लिए असहनीय होगा। साथ ही साथ हम देखें तो बड़े पैमाने पर जंगल आग से जलकर नष्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जंगलों में आग लगने की बारंबारता में लगातार वृद्धि हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई थी कुछ दिन पहले, ये हमने देखा। संयुक्त राज्य अमेरिका के जंगलों में आग लगी, अमेजन के जंगलों में आग की चर्चा हम पढ़ते रहते हैं। और सब कुछ छोड़िए तो भारत के जंगलों में भी हम आग लगने की चर्चा पढ़ते रहते हैं। कुछ दिन पहले राजस्थान के जंगलों में आग लगी थी, पूर्वोत्तर के जंगलों में आग, उत्तराखंड के जंगलों में, उड़ीसा के जंगलों में आग लगने की घटनाएं हम सामान्यतः भारत में भी देखते रहते हैं। तो दोस्तों इसकी बारंबारता में वृद्धि होगी और जो जंगल है वह समाप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अधिकांश द्वीपों और तटीय क्षेत्रों के डूबने के कारण पर्यटन उद्योग चौपट हो जाएगा। अनेक प्रकार के नए रोगों की उत्पत्ति संभव है। पश्चिमी अमेरिका और कनाडा में चक्रवाती बारिश के कारण व्यापक पैमाने पर नुकसान होने की संभावना है। अगर हम बात करें पश्चिमी अमेरिका और कनाडा में तो वहां पे अक्सर चक्रवाती तूफान आते रहते हैं। तो दोस्तों वहां पर व्यापक चक्रवाती तूफानों के कारण, भारी वर्षा के कारण व्यापक नुकसान होने की संभावना है। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों मैं बता दूं यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली है जहां विश्व में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहीं पे 5 लेक्स हैं, विश्व के सबसे मीठे पानी की झील यहां पे सुपीरियर झील है, जिसके बारे में आप सभी जानते भी हैं। साथ ही साथ हम बात करें दोस्तों डेंगू और मलेरिया का प्रकोप पूरे एशिया में देखा जाएगा। एशिया की हम बात करें तो डेंगू और मलेरिया के प्रकोप पूरे एशिया में हमें दिखाई देगा। अगर हम एशिया की बात करें तो ये दोस्तों एशिया को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। एशिया की नदियों को सभ्यता की पालना कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले लोगों को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जिससे इन्हें अवसादग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर हम देखें मैप में तो यह अफ्रीका महाद्वीप है, इसके लगभग मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है और यहाँ अत्यधिक तापमान की वजह से यहाँ के लोग अवसादग्रस्त हो सकते हैं। अफ्रीका की हम बात करें तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान यहीं स्थित है। यहाँ की हम बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत किलिमंजारो यहीं स्थित है। साथ ही हम बात करें तो इसे मानव जाति का पलना भी कहते हैं अफ्रीका को। दोस्तों साथ ही हम देखें यदि यूरोप के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो तो गर्मी के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 2 गुना हो जाएगा। यूरोप के संदर्भ में देखें तो अगर 3 डिग्री तापमान में अगर वृद्धि हो जाए तो यूरोप में जो गर्मी से होने वाली मौतों का आंकड़ा है वह 2 गुना तक हो जाएगा। दोस्तों यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, इसे मैदानी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और यूरोप की बात करें तो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। साथ ही दोस्तों विश्व को देखने के बाद से अब हम भारत पर आते हैं और भारत पर इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं कि भारत पर इसके क्या प्रभाव होंगे वैश्विक तापन के। तो दोस्तों भारत को एक संवेदनशील हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है और इस दृष्टि से अगर देखें तो भारत एक सुवेध्य देश है वैश्विक तापन की दृष्टि से, यानी उसका प्रभाव यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखा जाएगा और उसे झेलना यहाँ के लोगों और यहाँ की परिस्थितियों में मुश्किल हो जाएगा। कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शहरों में बाढ़, समुद्र जल स्तर में वृद्धि एवं हीट वेव जैसी जलवायु आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बाढ़ की बात करें तो बाढ़ में डूबने वाले शहरों की हम बात करें तो हम पटना होगा, मुंबई, चेन्नई जैसे शहर प्रमुख हैं। अगर हम समुद्री जल स्तर में वृद्धि की बात करें तो जितने तटीय इलाके हैं वे डूब जाएंगे। अगर हीट वेव्स की बात करें तो राजस्थान के तमाम शहर, साथ ही अहमदाबाद जैसे शहर हीट वेव्स के शिकार हो जाएंगे। दोस्तों मलेरिया, डेंगू जैसे वेक्टर जनित और जल जनित रोगों में वृद्धि होगी। भारत में संचारी, श्वसन संबंधी, मधुमेह और संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों के साथ शिशु मृत्यु दर में वृद्धि पाई जाएगी। भारत में वैश्विक तापमान के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों की संख्या में वृद्धि होगी। जैसे बार बार चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उड़ते रहते हैं। तटीय क्षेत्र और छोटे छोटे द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। जैसा कि हमने
उसमें कहा है कि लक्षद्वीप और साथ ही साथ अगर हम देखें तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा के जो द्वीप हैं वे भी जलमग्न होने की कगार पर हैं। दोस्तों हिमालय ग्लेशियर पिघलने से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की भयावता में वृद्धि होगी। जब हिमालय ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोग हैं वे भी इससे अछूते नहीं रहेंगे, वे भी बड़े व्यापक पैमाने पर इससे प्रभावित होंगे। जल अगर नदियों में आएगा तो नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा होगी और मैदानी इलाके भी बाढ़ से प्रभावित होंगे। साथ ही साथ दोस्तों ग्लेशियर पिघल जाने के कारण एक समय ऐसा भी आएगा कि मैदानी जो गंगा का जो मैदानी बेसिन है इसमें जल की कमी हो जाएगी, क्योंकि नदियों में जो जल आता है वो ग्लेशियरों से आता है और ग्लेशियर सूख गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में कल्पना की गई है कि 2050 तक गंगा में गंभीर पानी की समस्या हो सकती है। साथ ही सूखा की तीव्रता में वृद्धि होगी। राजस्थान में आप देखेंगे तथा आप ऐसे भी देख रहे हैं कि भारत में मरुस्थलीकरण की वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में भारत में सूखे में तीव्र रूप से वृद्धि पाई जाएगी और इस तरह खाद्य संकट भारत में गहरा जाएगा। हम बात करें इस चुनौतियों से निपटने के लिए क्या हम कर सकते हैं या चुनौतियां क्या हैं, तो सबसे पहले हम चुनौतियों को देखते हैं। तो अनुकूलन में अंतराल है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो दोस्तों अनुकूलन में अंतराल हम पाते हैं। जितने भी देश हैं कोई इसके लिए आगे बढ़ता है कि चलो हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कानून बना रहे हैं, उसको अपनी कार्यशैली में ढाल रहे हैं, तो कोई देश अपना पैर पीछे खींच लेता है कि हम यह नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुकूलन में देशों के बीच अंतराल है, वे एक साथ मिलकर सामंजस्य की कमी है, एक साथ मिलकर इस पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ वित्त की कमी है, फंड की कमी भी इसके लिए उत्तरदायी है, इसके लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का न होना भी एक मुख्य वजह है इसकी। साथ ही तीव्र शहरीकरण आप जानते हैं जैसे कि बहुत तेजी से हो रहा है दोस्तों, और इस शहरीकरण की तेजी के कारण दोस्तों जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि यह पर्यावरण है जो ग्रीनलैंड है, यह तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पृथ्वी ऐसे प्रभावित हो रही है कि वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है और जो वैश्विक तापन में अपना योगदान दे रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि भी इसके लिए उत्तरदायी है। साथ ही हम समाधान की बात करें तो अक्सर इसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं, इस पर फिर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो समाधान के संदर्भ में चेतावनी पर ध्यान दिया जाए। पूरे विश्व के जो देश हैं, जो शीर्ष स्तर के जो नीति निर्माता हैं, जो उन्हें कार्य रूप देने वाले हैं, वो जो जितने रिपोर्टें हैं जो चेतावनियां दी जा रही हैं उन पर ये ध्यान दें, त्वरित कार्रवाई के प्रयास करें, इस पर हिला हवाली न करते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए ये निर्णय लें, उस पर कार्य करें, अनुकूलन के प्रयास करें, यानी पूरे विश्व के देश आपस में सामंजस्य बनाएं, देशों के स्तर पर कार्रवाई करें और प्रत्येक देश अपने स्तर पर अपने हिसाब से इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई करें। निजी निवेशकों को भी इसके लिए सामने आना पड़ेगा, क्योंकि बिना आम भागीदारी के निजी निवेशकों के इतना बड़ा कार्य संभव नहीं है। विकल्पों की तलाश करें तथा जो ध्यान दीजिएगा जो विकल्प हो सकते हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कोयले से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है तो कोयले के विकल्पों की हमें तलाश करनी पड़ेगी, खनिज तेल हैं तो उनके विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे वातावरण या जो वैश्विक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, उनके विकल्पों की हमें तलाश करनी पड़ेगी वैश्विक स्तर पर। साथ ही साथ रिपोर्ट का तीसरा और अंतिम भाग भी आने वाला है जिस पर चर्चा की जाएगी। तो इस रिपोर्ट का तीसरा और अंतिम भाग शीघ्र प्रकाशित होने की उम्मीद है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने की संभावनाओं पर आधारित होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे जुड़ें, हम आपसे जुड़ेंगे और इस तरह से आप भी आगे बढ़ेंगे और आपके साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। और यह एपिसोड देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।